11 लोग आ Yes, रहे sir. हैं। चलो ठीक है, शुरू करें। अच्छा, पिछले क्लास में क्या क्या दिक्कत आया जरा बता दूं। गॉस लॉ में, गॉस लॉ का क्या स्थिति है एससी वर्मा का, बोलो। कहाँ से शुरू करें बता दो अर्पित। सर जो वो पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे वहीं से ये रखते सीट तो है, ये सीट और प्लेट का आज बताना है अपने को, है ना। तो पिछले क्लास में जो पढ़े थे वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े, एक सीट का हमको फील्ड बताना है, एक प्लेट का फील्ड बताना है, एक सिलेंडर का फील्ड बताना है। ठीक है, सर अर्पित क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है एचसी वर्मा। एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ना पड़ेगा रे, हमको याद नहीं। एससी वर्मा गॉस लॉ का, हाँ बोलो क्वेश्चन नंबर 15 एससीवी पढ़ो रे, क्या है, जल्दी से पढ़ो। हेलो, हाँ। पढ़ो जल्दी। A long cylindrical wire carries a positive charge of linear density 2 into 10 to the power minus 8 coulomb, a coulomb per meter. The एक electron मिनट, revolves लेमड़ा दिया हुआ है, लेमड़ा इज कितना, 2 into 10 to the power -8 -8 कूलम पर मीटर। तो ये एक देखो, एक वायर है जिसपे चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, मान लो इससे r डिस्टेंस दूर, अगर r डिस्टेंस दूर हम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना होता है, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यही होता है ना। Yes, sir. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इतना होता है। अब बोलो इसके बाद क्या करना है। an electron revolve around it in a circular path the under the influence of attractive electrostatic force. ठीक है ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन समझ गए, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है इसके चारों तरफ, है ना। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, सो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज E into E टुवर्ड्स द सेंटर, ये हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, और क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mv² बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स से ये क्या हो जाएगा, बैलेंस। ठीक है, अपने को क्या तुम बोल रहे हो, काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से लिख देंगे mv² इज E कैपिटल E इंटू आर, और काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2, तो 1/2 कर देंगे। सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 स्मॉल e, कैपिटल E का मतलब कितना है, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, इंटू आर। तो ये आर कट जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा स्मॉल e बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये हो जाएगा के लेमडा ई। बात समझ में आ, के का वैल्यू तुम्हें पता, लेमडा का वैल्यू तुम्हें पता, ई का वैल्यू तुम्हें पता। समझ में आ गया क्या। ठीक है, चलो आगे अगला, ये हो गया, कर लोगे अब, हो गया। हो गया। और बोलो, और क्या डाउट है। सर बाकी ये वाले क्वेश्चन में लिखा है नोट दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, इससे क्या मतलब। तो ये आर कट गया ना। देखो काइनेटिक एनर्जी जो आया, इट इज एक्चुअली क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है ना, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है या नहीं है, है ना। ये आर और आर तो कट ही गया ना एक्चुअली, क्योंकि ई 1/r होता है और यहाँ पे आर है। समझ में आ रहे, इंडिपेंडेंट ऑफ आर है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। हो गया, समझ में आ बात, बोलो आगे, फटाफट बोलते चलो, नहीं तो पढ़ाना स्टार्ट करें। हाँ ठीक है, चलो तो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास वाला हम लोग पढ़ रहे थे सीट और प्लेट का, तुम्हें ये बताए थे कि एक सीट के कारण फील्ड क्या होता है। ठीक है, अब पहले हम लोग एक बात करते हैं कि गॉस लॉ का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में यूज कैसे करते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिक सिलिंड्रिकल वायर having rho coulomb per meter square as charge density and radius r। ये एक सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है, और इसमें जो है पूरे सिलिंड्रिकल वायर में चार्ज भरा हुआ। ठीक है, द चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसमें चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है रो कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, मतलब आज कूलम से ये गॉस लॉ खत्म कर देंगे। इसका रेडियस r है, ये इसका एक्सिस है। पहला केस है हमारा
कि हमें निकालना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r विच इज लेस देन कैपिटल R। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सिलेंड्रिकल वायर था, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, इसके अंदर ये इसका एक्सिस रहा और हमें निकालना है इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर, जो कि कैपिटल R से, फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, कैपिटल R से छोटा, इसमें चार्ज भरा हुआ। हमें निकालना है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस दूर क्या होगा, पहला क्वेश्चन। तो बाय यूजिंग गॉस लॉ, है ना, बाय गॉस लॉ हम क्या कर सकते हैं, हमें एक क्लोज एरिया लेना पड़ेगा, नॉन ज्योमेट्री का लेना पड़ेगा। अब ये बताओ कि ये जो वायर है ये बना हुआ काहे का है, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिन शीट। तो इसमें गॉसियन सरफेस एरिया कैसा लेना चाहिए, एक सिलेंडर लेना चाहिए, ठीक है, जिसका रेडियस क्या हो, स्मॉल r, ठीक है, और इसका लेंथ मान लेते हैं कितना है, l, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस एरिया के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें जो फ्लक्स बनेगा, ठीक है, यहाँ पर सरफेस पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इसके हर जगह कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, E रहेगा। इसका लेंथ हमने यहाँ से यहाँ तक L मान लिया। यहाँ पर अगर बात करें तो E ऐसा, एरिया वेक्टर इधर ऐसा होगा और कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर ऐसा होगा। अब देखो गॉसियन सरफेस के हिसाब से, ठीक है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इधर से जैसा दिखेगा इधर से भी वैसे ही दिखेगा, है ना, ऊपर से जैसा दिखेगा नीचे से भी वैसे ही दिखेगा, बराबर है। ये पूरा का पूरा फिगर बिल्कुल 100% सिमेट्रिकल है, समझ में आया बात, ठीक है। क्योंकि ये फिगर पूरा 100% सिमेट्रिकल है, तो अब हम फ्लक्स लिखते हैं, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स। तो ये देखो, ये फ्लैट सरफेस से जो फ्लक्स होगा क्या होगा, 0। टोटल फ्लक्स हम लिख रहे हैं, फ्लैट सरफेस से क्या हुआ, 0। ये कर्व सरफेस से जो फ्लक्स होगा इसमें हो जाएगा प्लस E इंटू एरिया 2 पाई r इंटू L, लेंथ इज 2 पाई r, और है ना, और इसको अगर हम सीधा करेंगे तो एरिया कितना बन जाएगा, ये प्लेट का एरिया बन जाएगा, ये प्लेट बनेगा, इसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई r, ये कर्व सरफेस एरिया, और ये हो जाएगा L, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r L। और तीसरा, ये जो बॉटम पे फ्लैट सरफेस है इसका एरिया इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एरिया इधर होगा, फिर से E डॉट डी यहाँ क्या हो जाएगा, 0। दिस इज इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये लिखेंगे E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो इस सिलेंडर के अंदर जो हमने लिया है, ये वाला सिलेंडर, इसके अंदर चार्ज क्या हो जाएगा, Q जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, एरिया मतलब 2 पाई r स्क्वायर इंटू लेंथ। इस सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम अगर देखें तो इट इज पाई r स्क्वायर इंटू लेंथ, है ना, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम विल गिव मी द टोटल चार्ज। तो Q इनसाइड हमारा हो गया रो पाई r स्क्वायर इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो पाई r, यहाँ से पाई और r कट गया, सो E इनसाइड बन जाएगा दैट इज इक्वल टू रो, ठीक है, L भी काट देते हैं, ठीक है, रो स्मॉल r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया। सो सॉलिड सिलेंडर जिसके अंदर चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ से सेंटर से r डिस्टेंस दूर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E विच इज इक्वल टू रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया क्या, अगर ये r लेस देन कैपिटल R है, क्लियर है, देख लो, क्लियर है, दिक्कत है, एक्सप्लेन कर दो, फिर से एक्सप्लेन करें, चलो देखो, हाँ देखो क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक चार्ज सिलेंडर है, ठीक है, ये बड़ा सा इनफिनिटली लॉन्ग एक चार्ज सिलेंडर है, ठीक है, इसमें चार्ज भरा हुआ। ये क्वेश्चन हम लोग कूलम्स लॉ से नहीं किए, कूलम्स लॉ से ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, बट गॉस लॉ से ये बड़ा इजीली हो सकता है। इसमें दिया हुआ है रो कूलम पर मीटर क्यूब चार्ज है, इसका रेडियस r है, ये इसका एक्सिस है, समझ गया, और हमें निकालना है कि व्हाट इज द
फील्ड इनसाइड, पहला केस इनसाइड मतलब सेंटर से r डिस्टेंस दूर और r क्या है, लेस देन कैपिटल R है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स, अब हम फील्ड कैसे निकालेंगे, तो फील्ड निकालने के लिए हम यूज कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है, गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ के लिए क्या करना पड़ता है, एक गॉसियन सरफेस एरिया लेना पड़ता है। तो हमने एक गॉसियन सरफेस एरिया ऐसा सिलेंड्रिकल ले लिया, ठीक है। सिलेंड्रिकल अगर ऐसा एरिया ले लें जो P पॉइंट से पास करता हो, ये P पॉइंट से पास कर रहा जहां हमें फील्ड निकालना है, ठीक है। इसका लेंथ L मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं, तो ये चारों तरफ रेडियस स्मॉल r रहेगा। अब तुम ये बताओ कि ये जो हमने सिलेंडर इमेजिन किया है ये सिमेट्रिकल है या नहीं, सिमेट्रिकल है। पहला नॉन ज्योमेट्रिक का है, दूसरा सिमेट्रिकल है, ठीक है, yes, क्लोज भी है। अब यहाँ पर एरिया और फ्लक्स देखना, देखो यहाँ पर जो फील्ड होगा इधर होगा और एरिया वेक्टर इधर होगा, फील्ड यहाँ पे ऐसा होगा, एरिया वेक्टर ऐसा होगा। कर्व सरफेस पे फील्ड भी इधर होगा और एरिया वेक्टर भी इधर होगा। ये फ्लैट सरफेस पे फील्ड इधर होगा और एरिया वेक्टर इधर होगा। तो तीन तरह का यहाँ पे सरफेस है, एक पहला सरफेस, दूसरा कर्व सरफेस और तीसरा फ्लैट सरफेस। तो हम लिखेंगे टोटल फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट ए क्या, जीरो, क्योंकि ई इंटू ए इंटू कॉस 90 जीरो। दूसरे पे कर्व सरफेस पे ये हो जाएगा ई इंटू टोटल एरिया 2 पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होगा सिलेंडर का, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गया 2 पाई आर और ब्रेथ हो गया एल। और तीसरे सरफेस पे फ्लक्स क्या, फिर यहाँ पे तीसरे सरफेस पे भी फ्लक्स जीरो, ठीक है। एंड दिस फ्लक्स इज टोटल चार्ज इनसाइड द सिलेंडर बाय एप्सिलॉन नॉट, यही बोले क्योंकि क्लोज एरिया है। और Q इनसाइड द सिलेंडर जो होगा वो होगा चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या लिखोगे, एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू एल, ठीक है। सो ये Q समझ में आई, Q इनसाइड। yes, तो यहाँ से बन जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q इनसाइड, मतलब रो पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q इनसाइड का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए। देखो यहाँ से पाई आर और एल, पाई आर एल कट गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया इनसाइड इज रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे, मतलब इसका ग्राफ अगर हम बनाएं इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का, ठीक है, तो सरफेस तक के लिए हम बात करते हैं, जीरो सेंटर से एक्सिस है ना, ये लीनियर ग्राफ होगा, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, आर तक, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और आर फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर पे जीरो क्योंकि आर जीरो तो फील्ड जीरो, ठीक है। दिस रिजल्ट इज वैलिड व्हेन आर इज लेस और इक्वल टू कैपिटल आर। इनसाइड के लिए ये रिजल्ट हो गया, समझ में आया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है थिक सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर इज रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो समझ में आया क्या, yes, ठीक है। अब इसी तरह से ये तो इनसाइड हो गया। सेकंड केस, ठीक है, सेकंड केस लेते हैं व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। सेकंड केस जो, किसी को डाउट है तो बता देना रे, किसी को डाउट हो तो बता देना। नहीं है सर। ठीक है, यस सर। yes, sir. ठीक है, चलो अगले स्टेप पे चले, ठीक है। तो अब जैसे अगला स्टेप जो है हमारा, ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ R इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब ये सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ये हमारा सिलेंड्रिकल वायर है, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, और इसका रेडियस R है। अब हम सिलेंड्रिकल इसमें चार्ज भराओ, ये इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है, ये इन्फिनिटी से चला रहा है, फाइनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ से बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं एट पॉइंट P, तो फिर से हमें एक गॉसियन सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम गॉसियन सरफेस एरिया फिर से लेते हैं, तो एक हम ऐसा सिलेंडर ले लें क्या, ऐसा, ठीक है, जो P पॉइंट से पास भी करता हो, ठीक है, ऐसा हमने सिलेंडर ले लिया जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल r और लेंथ क्या है L,
ठीक है। अब इसमें जो चार्ज, ये क्लियर है कैसे दिए है? यस सर। ठीक है, मतलब हम फिर से फिगर बना देते हैं, ये फिगर सही बना नहीं। एक्चुअल में अगर हमें सिलेंडर के बाहर अगर फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से r डिस्टेंस दूर यहाँ पे फील्ड निकालना, तो हम एक ऐसा सिलेंडर एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, ऐसा जिसका रेडियस स्मॉल r हो। ये गॉसियन सरफेस एरिया के लिए हो जाएगा, इसका रेडियस तो कैपिटल R है, इसमें चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर से ये जो गॉसियन सरफेस एरिया हमने लिया है ये वाला सिलेंड्रिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा, एरिया वेक्टर भी ऐसा रहेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, एरिया वेक्टर ऐसा, है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। और यहाँ पर भी कर्व सरफेस पे भी एरिया वेक्टर ऐसा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स लिख लेते हैं। तो पहला सरफेस पे फ्लक्स क्या, 0। दूसरे पे फिर से क्या, E इंटू 2πRL, E इंटू कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। और थर्ड सरफेस पे फिर 0, विच इज इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें देखना है कि Q इनसाइड कितना होगा। तो देखो इस गॉसियन सरफेस एरिया के अंदर, ये जो गॉसियन सरफेस एरिया हमारा यहाँ से यहाँ तक है, इसमें चार्ज तो सिर्फ इतना ही दूर तक भरा हुआ है। सो अगर हम गॉसियन सरफेस एरिया के अंदर के चार्ज का बात करें तो Q इनसाइड क्या हो जाएगा, इट इज रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कहां तक लेंगे, सिर्फ इतना ही वॉल्यूम में चार्ज है, इधर तो खाली स्पेस है, इधर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। सो इतने वॉल्यूम में चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा, रो एरिया πr² इंटू L। देखो रे समझाइए, Q इनसाइड यहाँ पे ऐसा रहेगा क्योंकि इतने ही दूर तक चार्ज होगा ना, इसके बाहर वाला स्पेस तो खाली है, यहाँ पे कोई चार्ज और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। सो गॉसियन सरफेस एरिया में चार्ज होगा रो इनटू वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम सिर्फ इतने का ही लेना है, ठीक है, जहां तक चार्ज एग्जिस्ट करता है। समझ में आया बात? सो ये हो जाएगा E इंटू 2πRL इज इक्वल टू Q इनसाइड। Q इनसाइड मतलब रो πr² L बाई एप्सिलॉन नॉट। पाई पाई कैंसिल, ठीक है, L और L कैंसिल, यहाँ तो R कटेगा नहीं, सो E आ जाएगा रो r² बाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। समझ में आ? ये हो गया आउटसाइड के लिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ए सॉलिड वायर, ठीक है, सॉलिड चार्ज वायर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होने का मतलब कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर हम E और R का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो कैपिटल R के बाद ही ये डिफाइंड होगा। तो कैपिटल R है ना, दिस इज वैलिड ओनली व्हेन R इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। समझ में आया? दिस इज E आउटसाइड। और E इनसाइड कैसा होगा, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड और R का, R क्या है, R इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, है ना, एक्सिस से डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से कैपिटल R तक स्ट्रेट लाइन रहेगा और R के बाहर जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, प्रोपोर्शनल टू 1/R बोल देते हैं, ठीक है, फॉर R ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल R। समझ में आया रे? है ना, समझ में आ गया? ठीक है, अरे क्लियर है? हाँ सर। ये तो हो गया, देख लो किसी को डाउट है तो बता दो। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज सीट। अब चार्ज सीट होता क्या, ये फिगर हम बनाने का कोशिश किए हैं, ठीक है। एक सीट जब बोलते हैं, दो चीज में आता है, एक चार्ज सीट और एक चार्ज प्लेट, ठीक है। तो तुम्हें बताए थे कि एक इनफाइनाइटली वाइड, है ना, एक इनफाइनाइटली बड़ा सा अगर चार्ज सीट है तो चार्ज सीट बोलते हैं, तो उसके एक ही सरफेस पे चार्ज होता है। और चार्ज डेंसिटी अगर ये सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ से x डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आया? अरे याद आया? हाँ सर।
और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है, और ये भी वैल्यू होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि 1 कूलम चार्ज यहाँ रखेंगे तो इधर फोर्स लगेगा, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखेंगे तो इधर फोर्स लगेगा। तो एक चार्ज सीट के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग कूलम्स लॉ से निकाले थे बाय यूजिंग रिजल्ट ऑफ डिस्क, है ना, डिस्क के रिजल्ट से निकाले थे r टेंड्स टू इन्फिनिटी करके, है ना। आज इसको गॉस लॉ से निकालेंगे। तो देखो गॉस लॉ से कैसे निकालते हैं, ठीक है। गॉस लॉ से निकालने के लिए हमने ये फिगर एक रख रखा है यहाँ पे, इसको समझना, ठीक है। तो गॉस लॉ से कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो ये हमारे पास एक चार्ज सीट है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग होना चाहिए, मतलब इधर इधर ऊपर नीचे इन्फिनिटी तक जाना जरूरी है। ये चार्ज सीट है तो इसके एक सरफेस पे चार्ज रहेगा, ठीक है। लेट द चार्ज डेंसिटी भी क्या, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब हमें बताना है कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि मान लो यहाँ से x डिस्टेंस दूर p पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, तो गॉस लॉ से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक ऐसा गॉसियन सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल ले लेते हैं, ठीक है, जो इधर भी हो और इधर भी हो और सिमेट्रिकल हो पूरा, ठीक है। यहाँ से प्लेट से इधर भी एक डिस्टेंस दूर, इधर भी एक डिस्टेंस दूर। ये समझ में आया कि ये दूरी अगर x है तो यहाँ से भी ये दूरी क्या रहे, x रहे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर होगा ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। एरिया वेक्टर इसका इधर रहेगा और इधर का एरिया वेक्टर इधर रहेगा। कर्व सरफेस का अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा ना। हर कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कर्व सरफेस पे 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहे, ये हमारा सिलेंडर था। अब फ्लक्स लिखते हैं, मान लेते हैं सिलेंडर का एरिया ए है, तो देखो इस सरफेस से फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर है, सो इट इज E इंटू एरिया, ये वाला फ्लक्स। इधर का एरिया वेक्टर इधर है तो ये वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, अगेन E इंटू एरिया, प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। इस कर्व सरफेस पे अगर बात करें तो कर्व सरफेस पे फ्लक्स क्या होगा, 0, एंड दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड। तो इनसाइड चार्ज अगर देखें तो सिर्फ इतने दूर का सरफेस का चार्ज इसके अंदर है, ठीक है, यही का चार्ज इसके अंदर है सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर। सो ये चार्ज का वैल्यू क्या होगा, दिस इज Q inside is sigma into area, so this is equal to sigma into area by epsilon naught, Q inside by epsilon naught, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2EA is equal to sigma area by epsilon naught। एरिया एरिया क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहां से आ जाएगा E is equal to sigma by 2 epsilon naught। बात समझ में आया। देखो ये रिजल्ट भी वैसे ही आया था, ये हम लोग डिस्क से निकाले थे, है ना, ये हम लोग डिस्क के रिजल्ट से निकाले थे जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी था, और ये हमने गॉस लॉ से निकाला। बात समझ में आया क्या, ठीक है। मतलब देख लो, समझ में नहीं आया तो हम फिर से समझा दें, क्योंकि डाउट हमको भी सभी को समझ में आ गया होगा। सर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से, ठीक है, देखो फिर से हम समझाते हैं, एक बार फिर से देखो कि मान लो हमारे पास ये एक चार्ज सीट, ठीक है, ये हमारे पास एक चार्ज सीट है। सीट मतलब कैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा, ठीक है, ये बहुत बड़ा चार्ज सीट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। ऐसे तो हमें रिजल्ट याद है कि आंसर इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये चार्ज सीट है, इसके ऊपर चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब हमें बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गॉस लॉ से सॉल्व करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस एरिया चाहिए। तो हम क्या करते हैं, x डिस्टेंस दूर, ये हमारा पॉइंट P है जहां पे फील्ड निकाला, तो हम इसके लिए एक गॉसियन सरफेस एरिया ले लेते हैं, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस एरिया देखो कैसा ले रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से ऐसा सिलेंडर लिए ऐसा, बट ये सिलेंडर यहाँ पे चार्ज है। अब ये इधर भी होना चाहिए और बैकवर्ड में भी होना चाहिए, तो इसके पीछे में भी चले गए, ठीक है।
और ये सिलेंडर हमने यहां से लेके इतना बड़ा सिलेंडर ले लिया, ठीक है, ये वाला सिलेंडर पूरा हमने यहाँ तक ले लिया, ये डिस्टेंस x है और यहां से ये डिस्टेंस भी x है, ठीक है। ये पूरे सिलेंडर को इमेजिन करना, ठीक है, मतलब इस प्लेट के, इस सीट के दोनों तरफ सिलेंडर होना जरूरी है। अगर मान लो तुम्हें P पे फील्ड निकालना है x डिस्टेंस दूर, तो जो तुम सिलेंडर लोगे वो सिमेट्रिकल होना चाहिए ना, तो इतना बड़ा सिलेंडर लेना पड़ेगा। इधर से देखो तो सिलेंडर का दिखे और इधर से देखो तो सिलेंडर का फ्लैट शेप इधर भी दिखे, तो ये सिमेट्रिकल होगा। समझ में आ? हाँ सर। अब क्या होगा कि ये प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसा होता है और इधर भी ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर ही होगा और यहाँ का एरिया वेक्टर इधर होगा, बट यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर होगा। यहाँ का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। इधर का एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर होगा, है ना। इधर का एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो इसमें दो तरह का एरिया, एक फ्लैट सरफेस एरिया और दूसरा कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। सो टोटल फ्लक्स अगर हम देखें पूरे गॉसियन सरफेस एरिया से, तो यहाँ पर इसका एरिया का मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, E इंटू ए, क्योंकि E भी इधर है और A भी इधर है। देखो तो सही है, ये E इंटू ए होगा, एंगल इज 0। कर्व सरफेस पे कितना होगा, यहाँ पे कर्व सरफेस पे हो जाएगा 0। थर्ड सरफेस पे क्या होगा, यहाँ पे E भी निगेटिव है और एरिया भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो दिस इज E, दिस इज इक्वल टू, अब देखो इस पूरे लाल वाले गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो चार्ज सिर्फ यहाँ पर ही है इतना, ठीक है। सो दिस चार्ज इनसाइड इज सिग्मा इनटू एरिया। भाई इतना एरिया में ही चार्ज है ना, इतना ही चार्ज है ना, यही वाला चार्ज है ना सिर्फ इसके अंदर, तो ये हो जाएगा Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2EA Q इनसाइड कितना रहे, सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। एरिया एरिया कट जाएगा, E हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो वैल्यू आएगा। हाँ सर, आ गया सर। बात समझ में आ, ठीक है। ये हुआ गॉस लॉ, ठीक है, कैसे यूज करना है टू कैलकुलेट द फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए गॉस लॉ कैसे यूज करेंगे, बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बता दो, ठीक है। यस सर। आगे बढ़े, तो ये तो हो गया गॉस लॉ कैसे यूज करना। अगला क्वेश्चन अब देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है, ये तो सीट था, एक प्लेट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्लेट वाला देखना, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड टू, है ना, वेरी नियर टू अ थिक मेटेलिक प्लेट। अब देखो सीट बोलते हैं, सीट और प्लेट में अंतर क्या होता है, एक्चुअली सीट में एक ही सरफेस पे चार्ज होता है और मेटेलिक प्लेट में दोनों सरफेस पे चार्ज होता है, ठीक है। मेटेलिक प्लेट बोले मतलब ये एक हमारे पास ऐसा बड़ा सा प्लेट है, ठीक है। अब हम प्लेट बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इस पे थोड़ा प्रैक्टिस का, मैंने तो बनता नहीं है ठीक से, ऐसे बना तो लेंगे। देखो ये मेटेलिक प्लेट, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, मेटेलिक प्लेट, ठीक है, ये मेटल का, दिस इज, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज दोगे तो एक सरफेस इसका इधर है और एक सरफेस, दिस इज अ वेरी थिन मेटेलिक प्लेट, ठीक है। तो इसके दोनों सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। मान लेते हैं इधर का चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा 1, और जब चार्ज दिए तो इसके बैक साइड में भी चार्ज आ गया, दूसरे तरफ भी चार्ज आ जाएगा। लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी हियर बी सिग्मा 2, ठीक है, दोनों तरफ चार्ज आ। अब इस प्लेट को हम दिखाएंगे कैसे, देखो इस प्लेट को हम दिखाएंगे सीधा ऐसा करके दिखाएंगे इतना, ठीक है। इस तरफ चार्ज जो है ये सिग्मा 1 है, ठीक है, और इस तरफ चार्ज जो है ये सिग्मा 2 है, ठीक है, सिग्मा 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ बात, ठीक है। अब ये जो प्लेट है, एक्चुअली ये प्लेट कैसे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ 2 सीट। इस प्लेट में दोनों सरफेस में अलग अलग चार्ज है, मान लेते हैं,
अभी अपने को पता नहीं ना, अलग अलग मान लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है ना। ठीक है, अब ये प्लेट जो है, इस प्लेट को देखो, ये प्लेट जो अभी हमने बनाया था वो समझ गया ना फिगर, ये फिगर थोड़ा ठीक नहीं बना, ये फिगर तुम समझ गए ना, यही वाला फिगर को हम दोबारा थोड़ा समझाने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, इस फिगर को अगर हम यहाँ पर फिर से बनाए तो देखो क्या हो, ये हमारा प्लेट था, ठीक है, कुछ थिकनेस था, इधर चार्ज सिग्मा 1 था, इधर सिग्मा 2 था, ठीक है, और यहाँ पर अब इसको हम थोड़ा सा 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये पॉइंट को मानते हैं 1, ये पॉइंट को मानते हैं 2 और इस पॉइंट को मानते हैं 3। ठीक है, मतलब हम लोग फील्ड ड्यू टू मेटेलिक प्लेट अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हमने लिया। अब ये तीनों पॉइंट को फिर से एक बार सोचते हैं। जैसे मान लो ये पहला सीट अगर होता, ये मेटेलिक प्लेट कहाँ से बना हुआ है, 2 सीट से बना हुआ है। एक तरफ सीट का चार्ज क्या है, सिग्मा 1, पहला सीट है ना, और ये सेकंड सीट, 2 ही 4 सीट है ना, एक इस तरफ सीट है, किस तरफ सीट है। अब पहला सीट के कारण ये पॉइंट हमारा 1 है, ये पॉइंट हमारा 2 है और ये पॉइंट हमारा 3 है। समझ में आ गया? सिर्फ पहला सीट को इमेजिन करना है, ये वाले सीट को, और सेकंड सीट को, इधर वाले सरफेस को भूल जाना। ठीक है, अब पहला सीट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1। व्हाट इज E1? सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा ना। और E2 क्या होगा, E2 होगा, यहाँ पर भी फील्ड E1 होगा और यहाँ पर भी फील्ड E1 होगा। पहला सीट के कारण इस पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे और 3 पॉइंट पे फील्ड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन देखो, यहाँ पे फील्ड फर्स्ट सीट के कारण इधर, सेकेंड पॉइंट पे इधर और थर्ड पॉइंट पे इधर, एक सीट के कारण। ठीक है, ठीक है, यस सर। अब सेकंड सीट को इमेजिन करते हैं, ये सिर्फ सेकंड सीट को इमेजिन करते हैं। अब जब हम सेकंड सीट को इमेजिन करेंगे, इधर बना रहे हैं, ठीक है, सिर्फ सेकंड सीट है, ये पॉइंट हमारा 1 सेकंड सीट के इधर, दिस इज पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3। देखो ये जो सेकंड सीट है, इससे पॉइंट 2 और 1 एक ही तरफ है। फर्स्ट सीट है ना, दिस इज फर्स्ट सीट एंड दिस इज सेकंड सीट। ठीक है, सेकंड सीट को अगर हम सिर्फ देखें तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों एक तरफ है और थर्ड पॉइंट एक दूसरे तरफ है। सेकंड सीट के कारण यहाँ पर फील्ड अगर E2 होता है तो E2 का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर भी फील्ड क्या होगा, E2 ही होगा, और थर्ड पॉइंट पे भी फील्ड क्या होगा, E2 ही होगा। सेकंड सीट के, देखो फर्स्ट सीट के कारण 2 और 3 पे एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और 1 पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और सेकंड सीट के कारण पॉइंट 1 और 2 में इस डायरेक्शन में है और पॉइंट 3 पे अपोजिट डायरेक्शन में है। ये सही है, समझ गए? हाँ सर। अरे वाह। अब देखो ये दोनों सीट को जब कंबाइन करेंगे, ठीक है, इन दोनों सीट को जब कंबाइन करेंगे तो अपने को इमेजिन करना, पहले इसको जरा सा 2 मिनट लिख लो। ठीक है, इसको 2 मिनट लिख लो, लिख लिए? नहीं सर। लिख लो, लिख लो, फिर हम लेक्चर बना के भेज देंगे। तुम लोग को लेक्चर मिल जाता है ना? यस सर। हाँ यस सर। मतलब लिखने में ज्यादा समय नहीं। अब हम थोड़ा सा कर रहे हैं अनलिमिटेड वाला, तो उसमें अपने को दिक्कत नहीं रहेगा, है ना? ठीक है, लिख लिए? ये लॉजिक समझ में आ गया? लिख लिए? यस सर। ठीक है, अब देखो कि ये दोनों, अब ये प्लेट जो बना हुआ है एक्चुअली 2 सीट से ही तो बना हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों सीट को अगर हम अरेंज कर दे, ठीक है, अब देखो एक चीज बता दे फटाफट, इन दोनों सीट को अगर अरेंज कर दे, ठीक है, अरेंज कर दे मतलब ये हमारा प्लेट हो गया। प्लेट एक्चुअली क्या है, दोनों सीट से बना हुआ है, ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है। अब तीनों पॉइंट को फिर से इमेजिन करते हैं। ठीक है, ये मेटेलिक प्लेट है, ये तीनों पॉइंट को 1, 2 एंड 3। अब देखो पहला सीट के कारण फील्ड किधर है, E1 इधर है, E1 इधर है,
और E1 इधर है। पहला सीट के कारण तीनों E1 इधर इधर है, और दूसरे सीट के कारण जो E2 है वो हम लाल रंग से बना रहे हैं। E2 किधर है? यहाँ पर E2 इधर है, यहाँ पर E2 किधर है? इधर है, और यहाँ पर E2 किधर है? इधर है। ठीक है, E1 का वैल्यू कितना है? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 का वैल्यू कितना है? सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखो तो समझ में आ गया क्या बोले? यस सर। है ना? हाँ, सर। पहला सीट के कारण पॉइंट 1 पे फील्ड E1 रहेगा इस डायरेक्शन में, और 2 और 3 में फील्ड इधर इधर रहेगा। और सेकंड सीट के कारण सेकंड पॉइंट पे और फर्स्ट पॉइंट पे फील्ड E2 इस डायरेक्शन में रहेगा और E3 इस डायरेक्शन में रहेगा। जब दोनों सीट को कंबाइन करते हैं तो ये दोनों सीट को जब चिपकाते हैं एक साथ, ठीक है, जब इन दोनों सीट को चिपकाते हैं तो ये प्लेट बन जाता है। समझ गए? ठीक है, अब यहां पर देखो, इसमें जो खास पॉइंट है ये सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट को अगर हम देखें तो फील्ड एट सर इसकी सरफेस में भी तो चार्ज होगा ना कह रहे सर? जो प्लेट है उसके बीच में भी तो चार्ज होगा ना, इधर वाली शीट और उधर वाली शीट। मेटल के अंदर चार्ज नहीं रख सकते ना। मेटल के अंदर चार्ज रखोगे, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है ना, बीच में कैसे कैसे चार्ज रखेंगे? चार्ज रखेंगे तो फील्ड क्रिएट होगा, तुरंत भाग जाएगा वहां से। मेटल के अंदर फील्ड नहीं, चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। सर पूरा पूरा समझ में आता, आधा अधूरा समझते होगे तुम लोग क्या? सर अभी तक तो आ रहा है। आ जाता है। कोशिश तो कर रहे हैं कि बड़ा धीरे धीरे समझाएं, ठीक है, क्योंकि ये सब बड़ा कहानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेन है ना, सबसे बेसिक चैप्टर है एक्चुअली। 12th में 4 चैप्टर है बेसिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक्स, ऑप्टिक्स एंड EMI। ठीक है, ये 4 चैप्टर अगर आ गया तो 12th में मतलब ये सब रोटेशन जैसा चैप्टर। जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है 1 महीना तक चलता है अपना, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी टाइम लगेगा इसमें। पोटेंशियल, डाइपोल, ये सब बचे ही हुआ। ठीक है, बढ़े रहे आगे। 2 लोग गायब है, पता नहीं कौन कौन गायब है। सर ये काइनेमेटिक्स इतना लंबा चलेगा? नहीं, अब देखो कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि 80 बारों में 2-3 चैप्टर में दिया हुआ है। गॉस लॉ अलग से दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग दिया हुआ है। समझ में आ? तो ये 1 महीना करीब करीब लग जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 4 ही तो मेन चैप्टर है, 4 चैप्टर पढ़ लिए मतलब तुम्हारा सब हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आता है तो कैपेसिटर और करंट ये 2 आ जाएगा। मैग्नेटिक्स EMI AC जुड़ा हुआ है, ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, और मॉडर्न का दुनिया अलग है। समझ में आ गए रे सब? यस सर। चलो अब देखते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जो हमें करना था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हुआ, ठीक है, अब पॉइंट 2 को देखो। सो है ना, एट पॉइंट 2 क्या होगा कि 2 पॉइंट इस मेटल के अंदर है। ठीक है, 2 पॉइंट तो प्लेट के अंदर है ना। सो फील्ड एट पॉइंट 2 मस्ट बी क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, एट पॉइंट 2 फील्ड मस्ट बी क्या? 0। बात समझ में आया क्या? पॉइंट 2 पे फील्ड 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फील्ड जो होता है, फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R²। अगर मेटल है तो यहाँ पे एप्सिलॉन ऑफ मेटल लिखेंगे, और एप्सिलॉन ऑफ मेटल क्या होता है? इनफाइनाइट। अबे हाँ ना? हाँ सर। तो यहाँ पर जब एप्सिलॉन 10 टू दी पावर, यहाँ पे एप्सिलॉन 10 को इनफाइनाइट रखेंगे तो मेटल के अंदर फील्ड क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, चार्ज भले ही कुछ भी हो, R भले ही कुछ भी हो, जब ये एप्सिलॉन ऑफ मेटल इनफाइनाइट होता है तो फील्ड इन मेटल क्या होता है? 0। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं फील्ड इनसाइड मेटेलिक, ठीक है, फील्ड इनसाइड अ मेटेलिक सरफेस इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे फील्ड क्या होना चाहिए? टोटल 0। फील्ड 0 अगर पॉइंट 2 पे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? समझ में आया? क्योंकि ये मेटल के अंदर है, ये तो हवा में है पॉइंट 1, पॉइंट 3 हवा में है, बट पॉइंट 2 क्या है? मेटल के अंदर है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमको याद रखना है कि किसी भी कंडीशन में मेटल के अंदर फील्ड हमेशा 0 होता है। ठीक है, फील्ड इनसाइड मेटल इज ऑलवेज 0, ये याद रखना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है,
फील्ड इनसाइड अ मेटल इज ऑलवेज जीरो। क्लियर है? तो देखो अब इससे क्या होता है कि जब हम फील्ड को जीरो कर दिए तो इसका मतलब ये हो गया कि E2 और E1 क्या होना चाहिए, ये जीरो तभी ना हो सकता है जब E2 और E1 क्या हो जाए, E2 बराबर। इक्वल टू E1। और E2 क्या है, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। E1 क्या है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सो इससे क्या पता चलता है, सिग्मा 1 मस्ट बी सिग्मा 2। समझ में आया? मतलब मेटल का के ऊपर अगर एक ही मेटल है, 2-3 मेटल रहा तो गलत हो जाएगा। अगर एक मेटेलिक प्लेट है तो ये मेटेलिक प्लेट के ऊपर जब तुम चार्ज रखोगे तो इधर का चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा 1 है तो इधर भी सिग्मा 1 ही रहेगा। ठीक है, दोनों तरफ अलग अलग चार्ज डेंसिटी नहीं हो सकता। अगर एक 4 समझ में आया, फॉर वन मेटल प्लेट लेफ्ट हैंड साइड का सिग्मा और राइट हैंड साइड का सिग्मा हमेशा बराबर रहेगा। ये क्लियर है क्यों बराबर रहेगा? क्योंकि अगर ये बराबर नहीं हुआ तो यहाँ पे फील्ड, यहाँ पे जीरो फील्ड होना चाहिए, फील्ड फिर जीरो नहीं हो पाएगा। सही? अरे सही? ठीक है, अब देखो पॉइंट 1 पे आते हैं। तो इस पॉइंट 1 पे टोटल फील्ड एट पॉइंट 1 क्या हो जाएगा, इट इज E1 प्लस E2। E1 मतलब E1 इज सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। और ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। This is also equal to sigma 1 by epsilon naught. This is also equal to sigma 2 by epsilon naught. Because sigma 1 और sigma 2 को हम बराबर ही रख रहे हैं, बराबर ही है। ठीक है, सो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मेटल के साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट और सीट में तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, बट एक मेटल प्लेट के साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई, मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल ये दोनों को जोड़ करके। ठीक है, तो अब तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी मेटेलिक प्लेट बोला, ठीक है, बिग मेटेलिक प्लेट, तो उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लेना है। और अगर मेटेलिक सीट बोला, ठीक है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लेना है। याद रहेगा? ठीक है, लिख लो। मतलब ये जो प्लेट है, ये जो हम क्वेश्चन यहाँ पे लिए थे, इस प्लेट के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल रहेगा दिस इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर फील्ड क्या रहेगा, जीरो। यहाँ पर फील्ड रहेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे फील्ड रहेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज मेटेलिक प्लेट। इनसाइड फील्ड जीरो, पॉइंट 1 पे फील्ड टोटल इतना, पॉइंट 3 पे फील्ड इतना इस डायरेक्शन में, और पॉइंट 2 पे फील्ड जीरो। बात समझ में आ? अगर प्लेट है और सीट है तो दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, क्लियर है? ठीक है, ये हम एक मेटल प्लेट का बात कर रहे हैं। 2 मेटल प्लेट रहेगा तो उसको फिर एक बार और डिस्कस करना पड़ेगा। समझ में आया बात? ठीक है, अभी उस पर भी हम आएंगे कि अगर 2 प्लेट साइड बाय साइड रखा हुआ है तो क्या होगा, 3 रखा हुआ है तो क्या होगा। पहले एक तो समझे, अब एक सीट के कारण तुम आंसर समझ गए। 2 में डबल नहीं हो जाएगा? क्या चीज, सॉरी नहीं हाफ नहीं, 2 में हाफ नहीं हो जाएगा? क्या चीज नहीं समझ में? 2 प्लेट रहेगा तो हाँ, 2 प्लेट वाला बात करेंगे ना, पहले एक सिंगल वाला समझो। हाँ। एक सीट समझ में आया तुमको? ठीक है, एक मतलब एक ही सरफेस पे चार्ज, और प्लेट मतलब दोनों तरफ चार्ज। और अगर मेटेलिक प्लेट है तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है, और अगर ये मेटेलिक प्लेट नहीं है तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अलग अलग हो सकता है। मेटेलिक ना, अगर मेटेलिक प्लेट नहीं रहा तो, अब हम एक और एग्जांपल दे, दिस इज फॉर मेटेलिक। ठीक है, अब हम नॉन मेटेलिक पे आते हैं कि अगर मान लो कभी क्वेश्चन ये बोलता है, ठीक है, इफ प्लेट इज नॉन मेटेलिक। अगर प्लेट नॉन मेटेलिक है तब क्या करो? तो उस केस में क्या होता है कि ये मान लो मिट्टी का प्लेट है, अब सही,
कोई जरूरी नहीं कि लोहे का ही प्लेट हो। नॉर्मली प्लेट बोलते हैं तो मेटेलिक प्लेट ही होता है। अगर मान लो ये नॉन कंडक्टिंग है तो इधर चार्ज मान लो सिग्मा 1 है, ठीक है, इधर का चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इधर का क्या हो गया सिग्मा 2, ठीक है। तो इस प्लेट का जब हम फिगर बनाएंगे तो ऐसे लिख देंगे, ये पॉइंट हमारा 1, ये 2, ये 3, ये सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2। क्योंकि ये मेटेलिक प्लेट नहीं है, मेटल तो है नहीं, ठीक है। तो मेटेलिक प्लेट अगर नहीं है तो इस सिचुएशन में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E1, यहाँ पर मान लो बनता है E2 और यहाँ पे बनता है E3 टोटल। तो E1 क्या हो जाएगा, E1 इज सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। और E3 क्या हो जाएगा, ये हम मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, E3 हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसा फील्ड बनेगा इफ दिस इज नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अलग अलग हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। अगर एक तरफ चार्ज, क्योंकि नॉन मेटेलिक में क्या होगा, चार्ज जो रख दोगे वो तो फ्री है ही नहीं, मूव ही नहीं कर सकता है। मेटल के अंदर फील्ड 0 रहता है, ठीक है, नॉन मेटल के अंदर फील्ड 0 नहीं रहता है। समझ गए, समझ गए। अब देखो मेटल के अंदर एक और चीज बताएं कि मेटल के अंदर देखो होता क्या। जैसे मान लो, ठीक है, कि ये हमारे पास एक मेटल है, दिस इज मेटेलिक बॉल, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे मान लो एक प्लस क्यू कूलम, ये सॉलिड है, प्लस क्यू कूलम चार्ज रखे तो क्या होगा, देखो प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, ये चार्ज नहीं है, ठीक है, एक प्लस क्यू कूलम चार्ज हमने रख दिया, ठीक है। तो जैसे ही चार्ज रखोगे यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ना, ठीक है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज जो प्लस क्यू कूलम चार्ज है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आता जाएगा तो ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन फिर से, यहाँ का इलेक्ट्रॉन फिर इस प्लस के पास चला जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस प्लस के पास चला जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस प्लस के पास चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा। ये प्रोसेस मेटल के अंदर तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारा चार्ज सरफेस पे ना पहुंच जाए। मतलब समझ में आया बात, कि जैसे ही मेटल के अंदर चार्ज रखोगे, ये चारों तरफ का जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे फ्री, ये मूव करेगा सेंटर की तरफ और यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो तुम रखे हो ना, ये चार्ज मूव करके कहाँ पहुंच जाएगा, सरफेस पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, सेंटर पे 0, ठीक है। नहीं समझ में आ गया, ठीक है। मतलब जैसे ही चार्ज रखोगे 0 टाइम में सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर चार्ज क्या हो जाएगा, 0। बट अगर ये मेटेलिक है, और नॉन मेटल में क्या है, अगर ये नॉन मेटल है तो यहाँ पे मान लो एक चार्ज रख दिए, तो ये चार्ज यहाँ पे रख दिए, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ही नहीं, तो ये यहीं पे पड़ा रहेगा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। समझ में आया, ठीक है। मेटल में जैसे ही हम चार्ज अंदर रखते हैं वो बाहर चला जाता है, ठीक है। जबकि नॉन मेटल में क्या होगा, तुम चार्ज को जहां रख दोगे वहीं पे पड़ा रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। बात समझ गए, ठीक है। तो चार्ज सीट में क्या होता है कि अगर चार्ज सीट है, सॉरी प्लेट है, तो अगर ये मेटेलिक प्लेट है, अगर ये मेटेलिक है, जैसे ही चार्ज इसको दोगे ना तो इधर और इधर चार्ज बराबर बराबर आ जाएगा,
लेकिन मेटल नॉन मेटल में क्या होगा, जिधर चार्ज रख दोगे उधर ही पड़ा रहेगा। तो जब हम चार्ज शीट बोलते हैं तो उसमें एक ही सरफेस लेते हैं, और जब चार्ज प्लेट बोलेंगे तो दो सरफेस रहेगा, और मेटेलिक प्लेट बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 हो जाता है। समझ में आया? नॉन मेटेलिक में इनसाइड फील्ड 0 होना जरूरी नहीं है। ये समझ में आया रे कहानी थोड़ा बहुत? हाँ सर, आ गया। डाउट है? नहीं है, बोलो आगे बढ़े क्या खाते हैं? सर वो एक बार सरफेस वाला बता दो कि चार्ज रखने का सरफेस पे कैसे आता है, कौन सा चार्ज आता है? देखो ये मेटल है, ये बॉल है ना, ये मेटल है, यहाँ पे चार्ज रख दिए प्लस क्यू कहीं से लाके हम बाहर से, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ रख दिए। तो इसके चारों तरफ क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ सर। न्यूक्लियस तो बाउंडेड है बट इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री टू मूव है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर जाएगा इधर इसके तरफ, फोर्स लगेगा तो जा सकता है ना, फ्री है मेटल में, ये चला जाएगा। तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा ना। अब ये जैसी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ये इधर आ गया, या मतलब ये पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ जो हमने सिलेंडर पे रखा वो पूरे सरफेस तक फैल गया, ये सरफेस पे आ गया, ठीक है। ये दूर से दूर जितना जा सकता उतना दूर चला गया। अब ये मैक्सिमम कितना दूर तक जा सकता है, सरफेस तक। तो जैसे ही हम सेंटर पे चार्ज रखेंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इसको खत्म कर देगा और यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये चार्ज कहने का मतलब सरफेस पे आ गया। नहीं समझ में आया? हाँ सर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ लॉजिक है। आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक है, देखो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, ये तो हुआ प्लेट और सीट का कहानी। सीट वाला अगर नहीं समझ में आया है या प्लेट वाला नहीं आया है तो हम फिर से एक बार बता दें, बोलो। ये प्लेट वाला और सीट वाला अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो हम फिर से बता दें। ये लॉजिक समझ में आ गया शाश्वत? हाँ सर आ गया। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और है अपने को करना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आज ही करें कि कल करे रे? थक गया तो बता देना। सर वो 2 प्लेट का कब बताओ? 2 प्लेट वाला कल बताएंगे। 2 प्लेट वाला भी नहीं, पहले 1 प्लेट वाला सीख लिए ना, परसों 2 प्लेट वाला बताएंगे। परसों अभी और अपने को क्वेश्चन करना है, एक साथ सब नहीं सीखो, वो अभी बेसिक से चलो, फिर 2 प्लेट वाला हम बताएंगे। वो 2 प्लेट फिर सेल का बताना अभी बचा है रेस में। ठीक है, जल्दी जल्दी करो ना, समझ में नहीं आएगा फिर। 1 प्लेट वाला समझ गए ना आज? ठीक है, 2 प्लेट वाला भी तुमको समझाएंगे बट थोड़ा टाइम उसको दो। ठीक है, कल समझा देंगे, कल परसों। ठीक है, आज हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, find the electric field inside and outside a charged solid sphere of radius r and having charge capital Q uniform distributed throughout the volume। ठीक है, मतलब कि ये एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर के अंदर और बाहर दोनों जगह है ना, पूरे सॉलिड स्फीयर में चार्ज भरा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, इसका रेडियस r है, इसके सरफेस और इनसाइड पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और टोटल चार्ज का वैल्यू क्या है? ठीक है, कैपिटल Q। अब चार्ज देखो इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये बताओ कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है या नॉन कंडक्टिंग? जरा बताओ। ये कंडक्टिंग। अबे कंडक्टिंग में तो अंदर चार्ज रहता ही नहीं है ना, अंदर चार्ज जैसे रखोगे सरफेस पे आ जाएगा। ये नॉन कंडक्टिंग है। हाँ देखो, अगर कंडक्टिंग रहेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो सरफेस पे आ जाएगा ना। हाँ कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं रख सकते। मेटल के अंदर चार्ज क्या होता है, अभी तो बोले कि मेटल के अंदर हमेशा चार्ज 0 होता है, तो ये नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, इसका रेडियस r है। तुम्हें बताना है पहला केस, व्हाट इज फील्ड इनसाइड, यहाँ से r डिस्टेंस दूर फील्ड क्या होगा। तो ये हम लोग कूलम्स लॉ में सॉल्व किए थे, याद है? इफ r kq x by rq। हाँ, kq स्मॉल r by rq। इफ r इज लेस देन कैपिटल R, तब फील्ड कैसे निकालते हैं? आज हम लोग इसको गॉस लॉ से निकालेंगे। ठीक है, ठीक है,
तो गॉस लॉ से इनसाइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस एरिया ऐसा ले लेते हैं स्फीयर, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रेडियली आउटवर्ड रहेगा क्योंकि ये पॉइंट चार्ज जैसा है, और एरिया वेक्टर भी इधर ही रहेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। अब बात समझ में आया। तो टोटल फ्लक्स अगर हम देखें, टोटल फ्लक्स मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा E इंटू टोटल सरफेस एरिया 4πr²। सही है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, हाँ ये वाला स्फीयर लिए ब्लू वाला, दिस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, तो ये चार्ज हमें निकालना है। तो Q इनसाइड जो हो जाएगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 4/3πr³ and volume of this sphere is 4/3π small r³। 4/3π कट जाएगा, Q इनसाइड क्या हो जाएगा, Q स्मॉल r³ बाय r³, ठीक है। यहां रख देते हैं, समझ में आया। Q इनसाइड Q r³ बाय r³ इंटू एप्सिलॉन। देखो r² और r² कट जाएगा, E इनसाइड क्या बच जाएगा, Q स्मॉल r बाय 4πε0 r³। इसको तुम KQ स्मॉल r बाय r³, 1/4πε0 को इतना बोल सकते हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है सॉलिड स्फीयर इतना। मेरे ख्याल से समझ में आया गॉस लॉ से कितना जल्दी हो गया। एक और यस सर। यस सर। लो, नहीं समझ में आया तो बता दो, कोई जबरदस्ती नहीं है, कल पढ़ लेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो बता दो। रिसिबा, हाँ सर। सेकंड केस, इफ r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तब क्या होगा देखो, ठीक है। इफ r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तब क्या करना, इफ r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो क्या होगा, ये हमारा स्फीयर था, ठीक है। टोटल चार्ज कैपिटल Q है, रेडियस इसका R है। अब मान लो हम बाहर हैं, कितना डिस्टेंस दूर, P पॉइंट, जो कि R से बड़ा है, बाहर चलेगा आउटसाइड। तो अब गॉसियन सरफेस एरिया फिर कैसा लें, गॉसियन सरफेस एरिया एक स्फेरिकल सेल ऐसा लेते हैं। अब देखो ये गॉसियन सरफेस एरिया हमने लिया एक स्फेरिकल सेल जिसका रेडियस स्मॉल r है, ठीक है। अब यहाँ का फील्ड अगर E है तो एरिया ऐसा रहेगा, यहाँ पर भी फील्ड r डिस्टेंस दूर, हर जगह फील्ड क्या रहेगा, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E होगा और रेडियस एरिया वेक्टर ऐसा रहेगा, ठीक है। सो अब हम लिखते हैं फ्लक्स, द टोटल फ्लक्स है ना, इस केस का हम बात कर रहे हैं आउटसाइड के लिए, ठीक है। टोटल फ्लक्स इज E इंटू एरिया, व्हाट इज एरिया, 4πr²। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, टोटल 4πr²। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया हर जगह आउटवर्ड रहेगा। दिस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। अगर हमारा ये ब्लू वाला एरिया है, अरे किसका माइक खड़खड़ा रहा रे, ठीक है। गॉसियन सरफेस एरिया अगर ये ब्लू वाला एरिया है तो हम फ्लक्स लिखते हैं E इंटू एरिया इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो पूरा का पूरा ही चार्ज इसके अंदर है, ये पूरा चार्ज जो है ये गॉसियन सरफेस के अंदर ही है ना। सो टोटल चार्ज इनसाइड हियर Q इनसाइड इज टोटल चार्ज कैपिटल Q के बराबर होगा। सो यहाँ से हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q बाई 4πε0 r²। दिस इज KQ बाई r², फॉर r ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल R। समझ में आया ये बात। ये हमने तुम्हें बोला था कि सॉलिड स्फीयर के बाहर और अंदर का फील्ड गॉस लॉ से सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। सो अगर एक सॉलिड स्फीयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ स्मॉल r बाई r³, और अगर बाहर का बात करें तो इट इज KQ बाई स्मॉल r²। ये रिजल्ट समझ में आया क्या, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड एंड आउटसाइड। यस सर। यस सर। और इसका ग्राफ अगर बनाए तो ग्राफ भी हम तुम्हें बताए थे कि अगर एक सॉलिड स्फीयर है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और R का ग्राफ बनाए
तो ये यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0, ये हो जाएगा KQ/r², और इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ऐसा ग्राफ बनेगा। ये यहाँ पे r पॉइंट तक ये लीनियरली बढ़ेगा और इसके बाद इनवर्सली, है ना, E is directly proportional to r when r is less or equal to capital R, पहला। दूसरा था E is inversely proportional to r² for r greater or equal to कैपिटल R। ये दो रिजल्ट डिराइव किए तो ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। देखो आउटसाइड के लिए 1/r² आता है और इनसाइड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है। समझ में आया बात? ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया सॉलिड स्फीयर के इनसाइड एंड आउटसाइड। अब देखो इसमें एक चीज और अपने को पढ़ना है, ठीक है। एक क्लास अभी और लेंगे, सेल का रिजल्ट अभी बताना है, ठीक है। और उसके बाद फिर कैविटी का बात करना है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर कैविटी है तब फील्ड कैसे निकालते, ठीक है। तो थोड़ा इसको पहले आज वाला लेक्चर समझ लो, तो कैविटी वाला क्वेश्चन सब परसों करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि आज ज्यादा हो जाएगा नहीं, ठीक है। कैविटी वाला क्वेश्चन परसों करवाएंगे, ठीक है। आज सॉलिड स्फीयर ये सब बता दिए, देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। और किसी को कोई डाउट है? पैकेज एससी वर्मा, पैकेज एससी वर्मा, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। चलो तो अब परसों पढ़ते हैं, जरा थोड़ा इसको देख लेना। अब एक क्लास हम और इसमें पढ़ाएंगे ना, 2 शीट 3 शीट वाला क्वेश्चन कराना है, कैविटी वाला क्वेश्चन कराना है, ठीक है। आज वाला थोड़ा देख लेना, नहीं समझ में आया हो तो बता देना, ठीक है। सही, ठीक है, चलो बाय। ओके सर, थैंक यू। Thank you, sir. सर बाय।